सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं डिज़ाइन ऑफ एक्सियली लोडेड मेंबर्स। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि एक्सियली लोडेड मेंबर्स होता क्या है। तो अगर किसी भी मेंबर पर अलॉन्ग द एक्सिस लोड अप्लाई हो रहा है तो हम उसे कहेंगे एक्सियली लोडेड मेंबर। तो लोड दो प्रकार के हो सकते हैं, मतलब फोर्स के नेचर के हिसाब से हम बाइफरगेट कर सकते हैं। या तो टेंसाइल फोर्स हो सकता है या फिर कॉम्प्रेसिव फोर्स हो सकता है। कॉम्प्रेसिव मतलब जो कि कॉम्प्रेस करने की कोशिश करेगा, और टेंसाइल मतलब जो कि मेंबर को इलोंगेट करने की कोशिश करेगा। तो उसे हम कहेंगे टेंशन और कॉम्प्रेशन। अब इसके आधार पर हम दो मेंबर्स डिज़ाइन करते हैं। टेंशन कैरी करने के लिए हम डिज़ाइन करते हैं टेंशन मेंबर, और कॉम्प्रेशन कैरी करने के लिए हम डिज़ाइन करते हैं कॉम्प्रेसिव मेंबर्स। तो इस वीडियो में हम टेंसाइल के ऊपर ज़्यादा बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये टेंशन मेंबर, कॉम्प्रेशन मेंबर। अब देखिए, एक्सियली लोडेड के दो पार्ट्स, टेंशन और कॉम्प्रेशन, और उस कॉम्प्रेशन मेंबर में भी दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो कॉलम और स्टड। कॉलम मतलब अगर किसी भी बिल्डिंग में जो वर्टिकल मेंबर होता है जिस पर वर्टिकल एक्सियल लोड आएगा तो उसे हम कहेंगे कॉलम। और स्टड, स्टड मतलब अगर किसी भी फ्रेम में ऐसे जैसे कि रूफ स्ट्रस है, उन रूफ स्ट्रसेस में जो भी इंक्लाइन मेंबर्स होते हैं कॉम्प्रेशन मेंबर्स, उसे हम कहते हैं स्टड। इंक्लाइन मेंबर्स को हम ब्रेसिंग भी कह सकते हैं, और जो ब्रेसिंग्स होती है वो भी स्टड होते हैं। उसके बाद जो टेंशन मेंबर है वो भी हम यूज़ करते हैं रूफ स्ट्रेसेस में। अलग अलग टाइप के रूफ स्ट्रेसेस में हम यूज़ करते हैं टेंशन मेंबर। जो लोअर कॉर्ड होती है, लोअर पोर्शन, अगर ग्रेविटी लोड एक्ट हो रहा है किसी भी रूफ ट्रस के ऊपर, तो जब भी ये लोअर कॉर्ड होगी वो होगी टेंशन में, तो इसे हम टेंसाइल में मेंबर कह सकते हैं। और जो अपर कॉर्ड होती है अंडर द ग्रेविटी लोडिंग, वो हमेशा कॉम्प्रेशन में रहती है। तो मतलब दोनों टाइप के हमें मेंबर्स लगते हैं यहाँ पर। तो टेंशन मेंबर के लिए हम जनरली जो सेक्शन यूज़ करते हैं वो होता है एंगल सेक्शन और टी सेक्शन। और कॉम्प्रेशन मेंबर के लिए हम कॉलम के लिए यूज़ करते हैं आई सेक्शन, और हम बिल्टअप सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, डबल आई सेक्शन, या फिर हम चैनल सेक्शन यूज़ कर सकते हैं। चैनल सेक्शन में भी हम दो चैनल्स यूज़ कर सकते हैं। फिर होता है स्ट्रट। स्ट्रट में भी हम एंगल सेक्शन यूज़ करते हैं। एंगल सेक्शन में हम बैक टू बैक भी प्लेस कर सकते हैं, 4 एंगल्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं एक्चुअली टेंशन मेंबर के एनालिसिस के ऊपर। तो एनालिसिस में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, हमें नेट एरिया कैलकुलेट करना पड़ता है। सबसे पहली बात तो वही इंपॉर्टेंट स्टेप है इस एनालिसिस के मेथड में। तो हमें नेट एरिया कैलकुलेट करके उसे मल्टीप्लाई करेंगे हम परमिसिबल स्ट्रेस के साथ, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें, वो होगा हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर। तो एनालिसिस में हमें सिर्फ स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर फाइंड आउट करनी। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो परमिसिबल स्ट्रेस की बात होगी। तो परमिसिबल स्ट्रेस जो होता है हमारा, हम पिछले 2-3 वीडियो से देखते आ रहे हैं कि वो होता है, डिनोट करते हैं हम उसे सिग्मा एटी के साथ, और उसके लिए हम कहते हैं 0.6 FY। FY जो होती है वो होती है यील्ड स्ट्रेस ऑफ मटेरियल, तो होता है हमारा FY। अब हम बात करते हैं नेट सेक्शनल एरिया, जिसे हम डिनोट करते हैं AN के साथ। अब देखिए, टेंशन मेंबर में ऐसा नहीं कि सिर्फ एंगल सेक्शन यूज होते हैं, प्लेट्स भी हो सकती है। प्लेट्स में हम टेंशन लगा सकते हैं, मतलब प्लेट्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर फ्लैट होती है, फ्लैट को भी हम यूज़ कर सकते हैं एज अ टेंशन मेंबर। तो उनमें क्या होता है, अगर इस प्रकार से फ्लैट है और अगर हमने सीधी लाइन में रिवेटिंग की हुई है, रिवेटिंग कनेक्शन और बोल्टिंग भी करी हुई, तो हमें यहाँ पर होल होगा। तो जिस सेक्शन पर फेल्यूर के चांसेस ज़्यादा है, मतलब जो नेट एरिया, एक्चुअल एरिया जो कि टेंशन कैरी करने वाला है, उसे हम कहते हैं नेट एरिया। तो ये एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस केस में तो सिंपली कैलकुलेट हो जाएगा B माइनस डी मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ प्लेट। तो इस तरह से हम इसका एरिया का कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर होल्स बहुत ज़्यादा नंबर में तो हम कह देंगे B माइनस ND, मतलब नंबर ऑफ होल्स, डायमीटर ऑफ होल मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ प्लेट। तो हमें इस तरह से नेट एरिया मिल जाएगा सिंपल केस के लिए। और अगर इस प्रकार से स्टैगर्ड रिवेटिंग हुई है, मतलब जिगजैग फॉर्म में अगर रिवेटिंग और बोल्टिंग हुई है, तो हम उसमें हम इस फॉर्मूले से AN निकाल सकते हैं, T मल्टीप्लाई बाय B माइनस ND प्लस NZ P स्क्वायर बाय 4G। अब G जो होता है वो होता है इन दो कंजिक्यूटिव रिवेट्स के बीच में का वर्टिकल डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और जो P होता है वो होता है हमारा अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दो रिवेट्स के बीच में का डिस्टेंस। तो इस केस में जो होता है वो, अब सेक्शन अलग अलग तरीके से फेल हो सकता है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि
यहाँ पर नंबरिंग की हुई है 1 2 4 5, तो इस सेक्शन में से भी फेल हो सकता है, या फिर 6 3 1 6 3 7 इस तरह से फेल हो सकता है, या फिर 1 2 3 7 इस तरह से भी फेल हो सकता है सेक्शन, या फिर 1 2 3 4 5 इस तरह से भी फेल हो सकता है। तो हम इस फॉर्मूले की मदद से हम अलग अलग एरियाज निकाल सकते हैं। और जो ये जो सेक्शन है वर्टिकली, इसके लिए तो सिंपल ही ये जो फॉर्मूला है इसी से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है, इन सब एरियाज में से, मतलब हर सेक्शन अगर हम ट्रायल करेंगे तो इनमें से जो भी मिनिमम एरिया आएगा वो होगा हमारा क्रिटिकल एरिया, और उस एरिया के बेस पर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं इस टाइप में। तो अब हम देखते हैं एंगल सेक्शन के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो देखते हैं हम। तो अब हम बात करते हैं एंगल सेक्शन के लिए कि एंगल सेक्शन के लिए हम नेट एरिया किस तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो हम टेंशन मेंबर डिज़ाइन करने वाले हैं उसमें हम एंगल सेक्शन का ही यूज़ करने वाले हैं, और हमें प्रॉब्लम में भी दिया जाएगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कोई एंगल सेक्शन है जो कि यूज़ किया जा रहा है एज अ टेंशन मेंबर, तो इसकी स्ट्रेंथ निकालिए, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो हम एंगल सेक्शन के लिए नेट एरिया निकालने के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो इस एंगल सेक्शन के केस में दो केसेस हो सकते हैं। एक तो आप अगर सिंगल एंगल यूज़ कर रहे हैं तो एक केस हो जाती है, और अगर आप डबल एंगल यूज़ कर रहे हैं बैक टू बैक, या फिर गसेट प्लेट के एक ही साइड में दो एंगल, तो उस तरह से होता है। तो इसके लिए ए एन जो निकालते हैं हम, वो होता है ए एन इज इक्वल टू A1 + A2 मल्टीप्लाई बाई के। तो ये दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है, दोनों केसेस के लिए सेम फॉर्मूला है। यहाँ पर जो बात आती है वो होती है के की बात आती है। के जो है वो डिफरेंट होता है इन दोनों केसेस में। अब देखिए जैसे कि सिंगल एंगल में जो के होता है वो होता है 3A1/3A1 + A2, और यहाँ पर होता है 5A1/5A1 + A2। अभी A1 और A2 क्या है, तो वैसे तो हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तब हम इसके ऊपर अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन बता देता हूँ A1 जो होता है वो होता है एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग। अब देखिए ये जो एंगल सेक्शन है, ये एक लेग है जो कि वर्टिकल है, और ये एक लेग है हॉरिजॉन्टल लेग है। अब यहाँ पर इस वर्टिकल लेग का एरिया जो होगा, जो कि कनेक्ट किया हुआ है गसेट प्लेट को, उसे हम उस एरिया को कहते हैं हम A1, जो कि होता है इस कनेक्टेड का नेट एरिया, मतलब इस लेग का एरिया माइनस एरिया ऑफ वॉल, उसे हम कहेंगे A1। और ये जो अनकनेक्टेड लेग है उसका एरिया होता है A2। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी A1 मतलब कनेक्टेड लेग का एरिया, और A2 मतलब अनकनेक्टेड लेग का एरिया। तो अब हम सीधा इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं, और उसके माध्यम से हम समझेंगे कि किस तरह से हम एक्चुअल में A1 और A2 निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास है एक प्रॉब्लम एनालिसिस का, तो हम देखते हैं इसे। तो प्रॉब्लम में कह रहा है ISA 100/75/10 is used as a tension member. It is connected to gusset plate by 20 mm diary weight. Find the safe tension the member can withstand. मतलब हमें सेफ टेंशन फाइंड आउट करना है, मतलब हमें सिग्मा AT मल्टीप्लाई बाय AN इतना ही करना है। तो यहाँ पर जो सिग्मा AT हो तो हमें आसानी से पता चल जाएगा, लेकिन जो हमारे लिए मेन टास्क है वो है AN निकालना। तो हम सबसे पहले इसके लिए डायग्राम बनाते हैं। अब कभी भी गसेट प्लेट जो होती है उसके साथ में हम लॉन्गर लेग ही कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वो जो लेग है लॉन्गर लेग, जो लेग हम कनेक्ट करने वाले उसी से जो है फोर्स जो है मेजरली ट्रांसफर होने वाला है। बड़ा एंगल बना देता हूँ। तो हमारा एंगल सेक्शन है, ये हमारा 75, ये 75, ये गसेट प्लेट है। यहाँ पर हमें होल करना है रिवेट के लिए। हमें रिवेट की डायमीटर दी है, लेकिन यहाँ पर हमें होल करना है, मतलब होल की डायमीटर अलग होगी, और इसकी जो हाइट है वो है हमारे पास 100 mm, और इस एंगल सेक्शन की जो थिकनेस है वो है 10 mm। अब हमें एरिया A1 A2 निकालना है। A1 मतलब इस लेग के लिए एरिया, तो हम सबसे पहले तो D लिख लेते हैं होल के लिए। D = 21.5 mm, क्योंकि हम होल के लिए 20 में एडिशन करेंगे 1.5 mm, तो हम इसलिए 21.5 mm पहले से लिख लेते हैं। अब हमें A1 निकालना है, तो A1 के लिए लिखते हैं हम A1 = सबसे पहले जो T है उसे लिख देता हूँ। T जो है हमारे पास वो है 10 mm,
ऐसे ही लिखता हूँ, टी मल्टीप्लाई बाय टी। अब ये 100, तो विड्थ जो है वो है 100 माइनस 100 माइनस, हम इसको यहाँ पर हम कैसे करेंगे, इस तरह से एक लाइन मारेंगे और इस तरह से एक लाइन बना देंगे, सॉरी इस तरह से। तो ये जो एरिया है ये नीचे वाले लेग के लिए और ये जो एरिया है ऊपर वाले लेग के लिए, हम इसका थिकनेस बाय 2 करेंगे। मतलब 100 हम पूरी तरह से नहीं लेंगे क्योंकि 100 तो इसमें भी आ जाएगा, तो हम आधा ही लेंगे इसका, मतलब इस थिकनेस का आधा यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो हम कहेंगे 100 माइनस ये जो होगा वो होगा हमारा, ये अगर 10 है तो ये होगा 10/2, माइनस कर देंगे हम 10/2 माइनस, अब ये तो हो गया इतना विड्थ हो गया, इतना लेंथ हो गया। अब इसमें से हम अगर होल माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 21.5, ये हमने माइनस कर दिया है। मल्टीप्लाई बाय 10 कर देते हैं हम यहाँ पर टी लिखने की जगह, क्योंकि अब हमने पूरी तरह से मतलब वो लेंथ निकाल लिया। मल्टीप्लाई बाय थिकनेस कर देंगे तो हमें A1 एरिया मिल जाएगा। तो हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले। तो हो जाएगा हमारा 100 माइनस 5 माइनस 21.5 मल्टीप्लाई बाय 10, 735 mm²। इसी प्रकार से हम A2 निकाल सकते हैं, जो कि होता है A2 इज इक्वल टू, अब ये 75, इसमें कोई भी होल नहीं किया गया है तो हमें होल का कंसिडरेशन यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। तो हम मल्टीप्लाई बाय थिकनेस कर देते, थिकनेस मल्टीप्लाई बाय 75 माइनस यहाँ पर भी 10/2, इसके लिए आधा 10/2, तो ये आ जाएगा हमारा 700 mm²। अब हमें K फाइंड आउट करना है, तो K निकालते, K इज इक्वल टू 3A1 डिवाइडेड बाय 3A1 प्लस A2। अब यहाँ पर हम 3A1 वाला फॉर्मूला इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें मेंशन किया है कि सिंगल ISC मतलब सिंगल एंगल सेक्शन, तो यहाँ पर सिंगल एंगल सेक्शन के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए हम 3 ले रहे हैं, 3A1। तो करते 3 मल्टीप्लाई बाय 735 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 735 प्लस A2 700, तो ये आ जाएगा 735 प्लस 700 तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.75। अब हमें निकालना है AN इज इक्वल टू A1 प्लस A2 मल्टीप्लाई बाय K, जो कि A1 इज इक्वल टू 735 प्लस 700 मल्टीप्लाई बाय 0.75, तो इसकी वैल्यू आ रही है 1266.32 mm²। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं therefore टेंशन कैरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू AN मल्टीप्लाई बाय सिग्मा AT। तो हम P से डोनोट करते हैं टेंशन कैरिंग कैपेसिटी को, हम AN लिखते हैं 1266.32 मल्टीप्लाई बाय 0.6 FY। तो FY दिया नहीं गया है इसलिए हम करेंगे 250। आप लिख सकते हो कि एज्यूमिंग 250 इस तरह से, मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई बाय 250, तो ये जो वैल्यू आ रही वो है 189.94 किलो न्यूटन। तो इस तरह से हम टेंशन कैरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं टेंशन मेंबर के लिए। तो ये एक टाइप का एनालिसिस का प्रॉब्लम। अब हम डबल एंगल सेक्शन के लिए भी देखेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं डबल एंगल सेक्शन के लिए प्रॉब्लम।
तो इसमें कहा गया है और डबल एंगल सेक्शन मतलब ISA 80/75/10 mm is used as a tension member. It is connected to a gusset plate by 16 mm dia. अब ये 16 mm dia rivet, find the shape tension the member can carry. Take Fy is equal to 250 MPa. तो हमें Fy की वैल्यू तो दी गई है सबसे पहले, तो Fy हम लिख लेते हैं यहाँ पर, Fy इज इक्वल टू 250 न्यूटन पर mm²। तो ये एक चीज़ दी गई है। दूसरी चीज़ दी है हमें 16 mm डाया, मतलब हम डायमीटर ऑफ होल लेंगे 16 + 1.5 17.5 mm। अब इस प्रकार से हम डायग्राम निकाल लेंगे सबसे पहले तो, उसके बाद यहाँ पर एक रिवेट के लिए होल बना देंगे। अब इसका जो डायमेंशन होगा वो होगा इस तरह से होगा, ये 80, जो लॉन्गर लेग होगा कनेक्टेड लेग वो होगा 80 mm और ये होगा विड्थ 75 और जो थिकनेस है यहाँ पर वो है 10 mm है। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब हमें A1 A2 निकालना है, तो इसमें भी हम उसी प्रकार से A1 और A2 निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर डबल एंगल सेक्शन है, तो हम जो A1 निकालेंगे उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और A2 निकालेंगे उसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं A1 इज इक्वल टू T मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय, इसे कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय 80 माइनस, अब थिकनेस जो है वो है 10 तो -10/2 माइनस डायमीटर ऑफ होल 17.5 और इस पूरे एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से, मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ये दोनों तरफ आएगा, इधर का A1 और इधर का A1 दोनों आ जाएंगे उस साथ, तो इसलिए 2। अब हम A2 के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं, A2 इज इक्वल टू इसी प्रकार से 10 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर अब 18 नहीं, यहाँ पर अब 75 माइनस 10/2। अब यहाँ पर होल नहीं है क्योंकि अनकनेक्टेड लेगे, तो ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई बाय 2 इस प्रकार से। अब हम वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं सबके लिए। 17.5 1150, ये 2 हमेशा याद रखना है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा गलतियाँ यहाँ पर ही होती है। A1 हम एक ही बार लेते हैं तो ये 2 हमेशा मल्टीप्लाई कर देना है, पहले ही मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद ये तो ये होगा हमारा A1 और A2। अब दोनों चीज़ें आ चुकी है, अब हमें कैलकुलेट करना है कि अब यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं डबल एंगल सेक्शन है, जो कि T सेक्शन और डबल एंगल सेक्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 5A1 अपॉन 5A1 प्लस A2, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 1150 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1150 प्लस A2 है हमारे पास 1400, तो हमारे पास K की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 0.80। तो हम AN निकाल सकते हैं इस तरह से, AN इज इक्वल टू A1 प्लस A2K, तो ये हो जाएगा 1150 प्लस 1400 मल्टीप्लाई बाय 0.8 14, तो हमारे पास एरिया ये वो आ रहा है 2275.87 mm²। तो हमारे पास एरिया मिल चुका है। अब हम टेंशन कैरिंग कैपेसिटी निकाल लेते हैं। P इज इक्वल टू AN मल्टीप्लाई बाय सिग्मा AT इज इक्वल टू
2275.87 मल्टीप्लाई बाय 0.6 FY, जो कि हमारा 0.6 FY 150 आता है, मल्टीप्लाई बाय 150, तो हो जाएगा हमारा 341.38 किलो न्यूटन। तो इस तरह से हमने दोनों टाइप के प्रॉब्लम देख लिए, सिंगल एंगल के लिए और डबल एंगल के लिए। तो अब हम अगले वीडियो में जो है इस टेंशन मेंबर का डिज़ाइन देखेंगे। सबसे पहले हम डिज़ाइन की प्रोसीजर देखेंगे और उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे डिज़ाइन के ऊपर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।